81 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे आज विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते बनते क्यों रह गए? आज दिल्ली में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक हुई, उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव पेश करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित करने की मांग की, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका समर्थन किया। 81 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से आते हैं। वो बाबू जगजीवन राम के बाद कांग्रेस में दूसरे ऐसे दलित नेता हैं जिन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। और यहां बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक देश में 2 प्रधानमंत्री ही ऐसे रहे हैं जो दक्षिण भारत के थे। इनमें से एक थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनका गृह राज्य आंध्र प्रदेश था, और दूसरे हैं एचडी देवेगौड़ा, जिनका गृह राज्य कर्नाटक है। अब दक्षिण भारत से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के कुछ नेता प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई यह नहीं समझ पा रहा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आज की बैठक में प्रस्ताव पेश हुआ तो फिर इस पर कोई सहमति क्यों नहीं बन पाई। सूत्रों से हमें यह पता चला कि जैसे ही ममता बनर्जी ने यह प्रस्ताव पेश किया, वैसे ही लालू यादव और नीतीश कुमार इससे नाराज हो गए। लालू यादव को इस बात पर आपत्ति थी कि 72 वर्ष के नीतीश कुमार के रहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह दलील भी दी गई कि अगर खड़गे दलित हैं तो नीतीश कुमार भी ओबीसी हैं, और इस पर बाद में काफी विवाद हुआ, जिसकी वजह से नीतीश कुमार और लालू यादव बैठक खत्म होने से पहले ही बैठक से बाहर चले गए। इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा दुख शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को ही हुआ होगा, क्योंकि आज वो विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते बनते रह गए और उन्हें ही बाद में खुद ये घोषणा भी करनी पड़ी कि आज की बैठक में इस मुद्दे को लेकर कोई फैसला हुआ ही नहीं। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया है कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूं, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। आज विपक्ष के सामने 5 बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें सबसे पहली ये कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि अभी विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के लिए एक भी उम्मीदवार पक्का नहीं है, बल्कि इस पद के लिए कई उम्मीदवार, कई दावेदार बैठे हैं। बहुत सारे नेता इस पद का सपना लेकर बैठे हैं। दूसरी चुनौती यह है कि विपक्ष के सहयोगी दलों के बीच कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की बहुत कमी है, जिससे आप आज के ही इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आज जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीटों का बंटवारा दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सीटों का बंटवारा राज्य स्तर पर होना चाहिए और दिल्ली के नेताओं का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये सारे विपक्षी दल राज्यों में एक दूसरे के विरोधी हैं और दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में तो इन पार्टियों के बीच जबरदस्त राजनीतिक दुश्मनी है। जैसे ममता बनर्जी ने आज ही कहा कि कांग्रेस को देश में सिर्फ 300 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी की 243 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ देनी चाहिए, और इस बात से कांग्रेस के नेता काफी नाराज हो गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी कड़वाहट है। चौथा, इस गठबंधन में कई पार्टियों का सम्मान नहीं होता, ऐसी उनकी शिकायत है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के चुनाव में जब कांग्रेस ने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार किया तो उन्होंने कांग्रेस को चालू पार्टी बताया और कहा कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी उनकी पार्टी को इस गठबंधन में सम्मान नहीं मिला। हालांकि यहां इस विवाद का दूसरा पहलू यह भी है कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ
0.5% वोट ही मिले, यानी आधा % वोट मिले। पांचवी चुनौती है कि भ्रष्टाचार जैसे मामलों में विपक्ष के नेताओं के बीच एकता की कमी साफ दिखती है और यह बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार उठाई गई है। और परिवारवाद भी इस गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौतियों में से एक है। अखिलेश यादव ने जैसा आपको बताया, आधा % वोट उनको मिला है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में ऐसी है कि ना तो वो किसी को हरा सकते हैं, ना किसी को जिता सकते हैं, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जैसे नेता ये चाहते हैं कि उनका पूरा सम्मान हो और इस गठबंधन में उनके साथ कांग्रेस पार्टी मिलकर चले और समाजवादी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में उन्हें कुछ सीटें छोड़ देनी चाहिए थी, भले ही उसका वोट शेयर आधा % ही है। इंडिया गठबंधन की 28 में से 11 बड़ी पार्टियों को अभी परिवार चला रहे हैं, जिससे लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि ये विपक्ष का नहीं बल्कि कुछ परिवारों का मोदी के खिलाफ एक गठबंधन है जो अपने परिवार के पॉलिटिकल बिजनेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे विपक्षी दलों में और बीजेपी में एक अंतर यह भी है कि विपक्षी दलों की बैठक में जो कुछ भी होता है वो तुरंत मीडिया में बाहर आ जाता है, यानी विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की जब भी बैठक होती है मीडिया में सारी बातें लीक हो जाती हैं कुछ ही घंटों में, या कह लीजिए कुछ मिनटों के बाद। जैसे ही बैठक खत्म हुई सारी बातें लीक हो जाती हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या सुझाव दिया, कौन कौन नाराज हो गए, किस पार्टी की क्या राय थी, किस नेता ने क्या कह दिया। तो बड़ा अंतर समझिए विपक्ष में और बीजेपी में। विपक्ष की हर बैठक की सारी बातें लीक होती हैं, जैसे मैं ही अभी आपको बता रहा हूं, मैं तो उस बैठक में था नहीं, मीडिया का कोई रिपोर्टर भी उस बैठक में नहीं था, लेकिन तो भी मीडिया को सब पता है। और कल सुबह जब आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें पढ़ने को मिल जाएंगी कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने किससे क्या झगड़ा किया, लड़ाई झगड़े क्या हुए, कहां विवाद हुए। लेकिन बीजेपी में जब कोई बैठक होती है या बीजेपी में या इस सरकार में जब कोई फैसला होता है तो उसके बारे में मीडिया ही क्या, बीजेपी में अपनी ही पार्टी में बड़े बड़े नेताओं को कुछ नहीं पता चलता। और 3 राज्यों में चुने गए मुख्यमंत्री इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। खुद बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता था कि इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो एक बड़ा अंतर आप समझिए बीजेपी और विपक्ष में। विपक्ष की सारी बातें, पूरी रणनीति बाहर लीक हो रही है और बीजेपी की बैठक से एक जानकारी बाहर नहीं आती। आज बीजेपी ने विपक्ष की आज की बैठक पर वर्ष 1984 में आई एक मशहूर फिल्म इनकलाब का एक सीन सोशल मीडिया पर शेयर किया है और यह बताने की कोशिश की है कि विपक्ष के नेता इंडिया गठबंधन की अपनी इस बैठक में क्या रणनीति बनाएंगे और ऐसी बैठकों में विपक्ष के नेता क्या चर्चा करते हैं। आज विपक्ष की बैठक में कुछ फैसले भी हुए हैं जिनमें सबसे बड़ा फैसला सीट शेयरिंग को लेकर है। अब देखिए जो सीन अभी हमने आपको दिखाया, बीजेपी कहती है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में यह सब कुछ चर्चाएं होती हैं और विपक्षी दलों के नेता कहते हैं कि जब बीजेपी की सरकार आई थी, जब एनडीए की सरकार आई थी 2014 में, उस 2014 के चुनावों से पहले बीजेपी की बैठक में यह सब होता था। अब विपक्षी दलों ने यह तय किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का फैसला राज्य स्तर पर होगा और अगर राज्य स्तर पर सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी तो फिर इंडिया गठबंधन के बड़े नेता दिल्ली में बैठकर इस पर चर्चा करके अंतिम फैसला लेंगे। दूसरा, दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो विवाद है उसे सुलझाने के लिए अलग से कोशिश की जाएगी। तीसरा, 30 जनवरी 2024 से विपक्ष लोकसभा चुनावों के लिए संयुक्त प्रचार अभियान शुरू कर देगा। चौथा, 22 दिसंबर को विपक्ष के सभी दल पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों का मुद्दा पूरे देश में उठाया जाएगा। और आज की बैठक में ईवीएम को लेकर भी चर्चा हुई जिससे वीवीपीएटी को लेकर, वीवीपैट जिसे हम कहते हैं, एक प्रस्ताव पास हुआ है। विपक्षी दलों ने तय किया है कि वो बैलेट पेपर की तरह वीवीपैट से लोकसभा चुनाव कराने की मांग करेंगे और यह मुद्दा चुनाव आयोग के सामने भी वो उठाएंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई।
बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। राजनीति में जो यहाँ के विपक्ष के नेता हैं, इनके इन प्रकार मैं देख रहा हूं कि सदन को व्यवधान करने में लगे हैं। अब ऐसे स्थिति में स्पीकर संज्ञान लेते हैं। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं, अभी पहले तय हो जाएगी। यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में, उनको पता नहीं, आपको बताए तो आप ही जवाब देंगे। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या विपक्ष के इंडिया गठबंधन को एक राष्ट्रव्यापी गठबंधन कहना उचित होगा? क्या ये एक राष्ट्रीय अलायंस है, नेशनल अलायंस है? इस गठबंधन में कुल मिलाकर 28 राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें से सिर्फ कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसका 3 या उससे ज्यादा राज्यों में प्रभाव है। बाकी 27 में से 25 पार्टियां ऐसी हैं जिनका अस्तित्व सिर्फ 7 राज्यों के अंदर अंदर ही सीमित है। इनमें पश्चिम बंगाल से 6 पार्टियां हैं, तमिलनाडु से 5, महाराष्ट्र से 4, उत्तर प्रदेश और केरल से 3 और बिहार और जम्मू कश्मीर से 2 राजनीतिक पार्टियां हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यह गठबंधन राष्ट्रीय गठबंधन नहीं है। यह पूरे भारत में नहीं, बल्कि भारत के सिर्फ 7 राज्यों में ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि 7 राज्यों में ही जो है ये पार्टियां सक्रिय हैं। और इन 7 राज्यों में भी 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां असल में विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इनमें एक है तमिलनाडु और दूसरा है केरल। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की कुल 59 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सभी 59 सीटें विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने ही जीती थी, बीजेपी ने एक भी नहीं जीती। यानी जिन राज्यों में सारी सीटें पहले से ही विपक्ष के पास हैं, वहां ये दल प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए गठबंधन बना रहे हैं, तो उसका फायदा ही क्या हुआ? दूसरी बात, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जहां यह गठबंधन प्रासंगिक हो सकता है, वहां ये विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ती हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही राजनीति करती हैं। मुख्य रूप से जिन 3 राज्यों में यह गठबंधन अपना असर डाल सकता है, वहां भी इनके लिए लड़ाई आसान नहीं है। और ये 3 राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो 303 सीटें जीती, उनमें से 224 सीटों पर उसे 50% से ज्यादा वोट मिले। मतलब ये वो सीटें हैं जहां विपक्ष मिलकर भी बीजेपी को हरा नहीं पाया था। इसमें भी बड़ी बात यह कि देश के 8 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई बीजेपी से है और इन राज्यों में उसे किसी पार्टी से गठबंधन की जरूरत ही नहीं। और ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। अब सोचिए, लोकसभा की 543 में से 130 सीटों पर इंडिया गठबंधन के 27 राजनीतिक दल कांग्रेस के किसी काम के नहीं, लेकिन फिर भी इसे राष्ट्रव्यापी गठबंधन कहा जा रहा है और इसका नाम रखा गया है इंडिया। एक और आंकड़ा यह है कि वर्ष 2019 में लोकसभा की कुल 192 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हुई थी, जिनमें से 92% सीट बीजेपी ने जीती और सिर्फ 8% सीट कांग्रेस को मिली थी। इसके अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्यों में जहां लोकसभा की कुल 71 सीटें हैं, वहां भी इंडिया गठबंधन नहीं है। और इसलिए हम आपसे आज ये कह रहे हैं कि इस गठबंधन की जमीनी हकीकत को पूरे देश को समझना होगा और विपक्ष के नेताओं को भी इसके बारे में जरूर सोचना होगा। ये अगर विपक्ष के जो नेता हैं, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, अगर वो इन मुद्दों के बारे में, इस पॉइंट के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, वहां तो वैसे वरिष्ठ बड़े बड़े नेता हैं जो कि बहुत अच्छी राजनीतिक रणनीति बनाने में माहिर होंगे, लेकिन अगर वो इन पॉइंट्स पर नहीं सोच रहे हैं, तो आज हम अपनी तरफ से उनकी मदद करने के लिए ये पॉइंट्स उनके सामने रख रहे हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर वो मोदी को टक्कर देना चाहते हैं तो उन्हें एक बहुत ही तगड़ी रणनीति बनानी होगी। और उनकी रणनीति में क्या क्या लूप होल्स हैं, ये आज मैं ही उन्हें बता रहा हूं, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा इस गठबंधन में सबसे मुश्किल स्थिति कांग्रेस पार्टी की ही है।
2019 में कांग्रेस ने देश की 543 में से 421 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो देखिए 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, 421 में से 52 सीटों पर उसे जीत मिली और 210 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही। यानी देश में 262 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार जरूर उतारना चाहेगी, क्योंकि यहां पर या तो वो जीते हैं और या वो दूसरे नंबर पर हैं, यानी सीधी टक्कर में है। लेकिन सोचिए 262 सीटें बाकी विपक्षी दल क्या कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो जाएंगे? और क्या कांग्रेस देश की सिर्फ आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का जोखिम उठाएगी? कांग्रेस तो चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, कम से कम 400 450 सीटों पर तो चुनाव लड़ना ही चाहेगी। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलें, तो फिर कांग्रेस को कुर्बानी देनी पड़ेगी और कांग्रेस को 250 से 300 सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। कम से कम 100-150 सीटें उसे छोड़नी पड़ेंगी अपने हिस्से की। क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ेगी? इतनी कम सीटों पर कांग्रेस ने आज तक कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, तो आगे कैसे वो इसके लिए तैयार हो जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करे, हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक शक्तिशाली विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्षी नेता, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो जिस तरह की गलतियां बार बार कर रहे हैं, जिस तरह वो बार बार हर मैच में मार खा रहे हैं, जिस तरह हर मैच को वो हारते जा रहे हैं, जिस तरह की रणनीति वो बनाकर लोगों के सामने रख रहे हैं, उस रणनीति पर लोगों को विश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वो रणनीति है भी गलत। इसलिए आज जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं, ये पॉइंट्स पर कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को विचार करना चाहिए। इन पर अगर वो काम करेंगे तो शायद 1 या 2 राउंड के लिए वो मोदी को कुछ छोटी मोटी टक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं।